Hello students, I welcome you all to the second lecture of Chemical Biology 11th edition, solutions of chapter number 6, and today we are going to take up concept check 6.2. So the first question is now on your screens. So इस क्वेश्चन में हमसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ब्रीफली बताने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस लेंगे और सबसे पहले हम इसका लेंगे स्ट्रक्चर। ये है पूरा एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और इसमें ये आप देख सकते हैं दो मेम्ब्रेन है और इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। और ये जो आपको ये सर्कल सा दिख रहा है ये होता है न्यूक्लियोलस। और ये पोर्स इनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। And this material, this is known as chromatin material. So this is the structure of a nucleus, and now the function. So जो न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली क्रोमोसोम्स को कंटेन करता है। क्रोमोसोम इसमें देखिए जैसे कि मैंने यहाँ क्रोमटेन लिखा है तो एक नॉन डिवाइडिंग सेल है। नॉन डिवाइडिंग सेल में क्रोमोसोम क्रोमटेन मटेरियल के रूप में रहते हैं और जब ये सेल डिवाइडिंग होने वाला होता है तो वो क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ क्रोमोसोम। जब ये सेल डिवाइडिंग होता है तब। और इट कैरीज genes in the form of DNA. और फिर ये जो जीन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए ये वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होता है। ये मेन रोल है न्यूक्लियस का। तो स्टूडेंट्स न्यूक्लियस का मैंने आपको बता दिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का आपको बताना है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में यहाँ पर ड्रॉ ये स्टूडेंट्स ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। और यहाँ पे कहीं कहीं पे छोटे राइबोसोम और डीएनए मटेरियल। ये जो है ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये फोल्डेड वाली जो है ये है इनर मेम्ब्रेन। और ये छोटे छोटे ये है राइबोसोम्स और ये इसका खुद का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये था इसका स्ट्रक्चर। अब फंक्शन इसका मेनली है कि सेलुलर रेस्पिरेशन यहाँ पे होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन ऑकर्स हियर। और दूसरा है मोस्ट ऑफ द ATP is generated here. ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और फंक्शन। न्यूक्लियस कर लिया, माइटोकॉन्ड्रिया कर लिया। अब नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ। ये है क्लोरोप्लास्ट। इसमें भी दो मेम्ब्रेन होती हैं
एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है ये इनर मेम्ब्रेन। और ये जो आप सैक्स स्ट्रक्चर्स ये देख रहे हैं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स, ये होते हैं थाइलाकॉइड्स। और ये जो थाइलाकॉइड्स का पूरा स्टैक है इसको बोलते हैं ग्रैनम और प्लूरल में ग्रैना। और ये जो एरिया जो खाली है यहाँ पे ये इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। और ये जो कनेक्टिंग जो ये ग्रैनस को जो कनेक्ट कर रहा है ग्रैना को, इसको बोलते हैं लैमेला। तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन। पहली बात तो ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेली है, क्लोरोफिल थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो ये है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेली एंड ये लाइट एनर्जी को शुगर्स में कन्वर्ट करती है, कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू शुगर्स। सो ये था क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट। अब लास्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ER भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। जैसे कि ये न्यूक्लियस के आसपास प्रेजेंट होता है, नेटवर्क ऑफ सैक्स एंड ट्यूब्स होता है ये। तो जैसे मैं ये और ये भी दो तरीके की होती हैं, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ वाली वो होती हैं जिनमें राइबोसोम स्टडीड होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर ऐसे राइबोसोम ऐसे कर दूं तो ये हो जाएगी रफ ER। और जिसमें राइबोसोम नहीं है ये हो जाएगी स्मूथ ER। सो स्ट्रक्चर इसका हो गया, स्ट्रक्चर में इसमें मेनली होता है सैक्स एंड ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और फंक्शन की अगर हम इसकी बात करें तो फंक्शन में ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये एक्टिव इन मेम्ब्रेन सिंथेसिस एंड अदर सिंथेटिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मतलब ये मेम्ब्रेन, सबसे पहले मेम्ब्रेन सिंथेसिस में एक्टिव होता है। और दूसरा ये अदर मेटाबॉलिक अदर सिंथेटिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में भी इन्वॉल्व होता है। तो फंक्शन क्या हुआ, मेम्ब्रेन सिंथेसिस एंड अदर सिंथेटिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में इसका रोल है। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ ऑन द स्क्रीन। सो इस क्वेश्चन में हमें एक मेजरमेंट दी गई है नर्व सेल की। कुछ इस तरीके की मेजरमेंट हमें दी गई है। ये है 125 और इसकी यहाँ और इसकी ब्रेड्थ भी है 1। सो हमसे पूछा गया है कि इसका जो सरफेस एरिया होगा वो फिगर 6.7 से हमें कंपेयर करना है कि इनसे ज्यादा होगा या वॉल्यूम रेशियो निकालते हैं। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL। सो 2 × 125 × 1 + 125 × 1 + 1 × 1। सो ये आ जाएगा 2 × 250 2 × 251।
सो ये आ जाएगा आपका 502। ये हो गया हमारा सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम इज इक्वल टू 125 इंटू 1 इंटू 1, सो ये आ जाएगा 125। तब हम रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो में सरफेस एरिया ऊपर फिर 125 नीचे, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ये आएगा 4.016। सो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 4 कह सकते हैं। तो अब हमने पहले जो भी आपने प्रिडिक्ट किया होगा, फिर आप चेक करेंगे कि आपका प्रिडिक्शन सही था या गलत। ये था कॉन्सेप्ट 6.2। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको कोई और भी चैप्टर्स की सोल्यूशन की वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।